अभी तक हमने प्लैनेट्स के गुण और उनके धर्म इसको समझा। अब हम समझेंगे हाउसेस को। एक एक्टर एक्टिंग तो कर रहा है, स्टेज कौन सा उसे दिया गया है? वो जो स्टेज है उसको हम हाउस बोलते हैं, भाव बोलते हैं। प्लैनेट ने अपना इफेक्ट देना है, पर ये इफेक्ट वो देगा कहाँ पर? किस एरिया ऑफ लाइफ पर वो इफेक्ट देगा? वो हमें हाउसेस बताएंगे। अब आप इमेजिन करो कि एक घर है। घर में 12 कमरे हैं। हर एक जो कमरा है वो एक एरिया ऑफ लाइफ को दर्शा रहा है। एक जो कमरा है वो वेल्थ का है, दूसरा कमरा कोई इमोशनल पीस का है, कोई कमरा करियर का है, कोई कमरा हेल्थ और लाइफ में जो ट्रबल्स आते हैं उनसे रिलेटेड है, एक कमरा शादी का है। तो ऐसे 12 कमरे हैं उस घर के अंदर, और हर कमरा कुछ ना कुछ एरिया ऑफ लाइफ को डिपिक्ट कर रहा है। तो ये जो कमरा है, ये जो रूम है, ये आपकी लाइफ की स्टोरी को बताता है। आपकी लाइफ की पूरी जर्नी जो है उसको बताता है। तो प्लैनेट डिसाइड करता है कि क्या होना है, और हाउस बताता है, या वो जो रूम है वो बताता है कि किस एरिया ऑफ लाइफ पर वो इफेक्ट आना है। तो शुरुआत करते हैं हम, जो है हमारा फर्स्ट हाउस। जो फर्स्ट हाउस है वो आपका सेल्फ का है, आपका है। आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं? आपकी जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर का, एरियाज ऑफ एंगेजमेंट, किस एरियाज में आप जो है हमेशा अपना ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे, वो है फर्स्ट हाउस का। फर्स्ट हाउस आपकी अपीयरेंस को भी दर्शाता है, आपकी फिजिकल बॉडी कैसी होगी, दिखेंगे कैसे आप, पर्सनैलिटी कैसी होगी। हेल्थ और वाइटैलिटी को भी दर्शाता है ये हाउस। गेन्स थ्रू सेल्फ एफर्ट्स, कि आप सेल्फ एफर्ट से कोई चीज को अर्जित कर पाते हैं कि नहीं, वो है फर्स्ट हाउस। गेन्स थ्रू सेल्फ एफर्ट्स। अगर ये हाउस स्ट्रांग है, अच्छे प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अच्छे दिखेंगे आप, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, लाइफ में जो आपकी प्रायोरिटीज हैं उनको अचीव कर पाएंगे। वो प्रायोरिटीज जो है वो प्लैनेट डिसाइड करेगा कि प्रायोरिटीज क्या हैं आपकी लाइफ की, बट वो लाइफ की प्रायोरिटीज अचीव कर पाएंगे कि नहीं वो फर्स्ट हाउस बताएगा। और अगर ये वीक है तो आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कॉन्फिडेंस के इश्यूज आ सकते हैं, आइडेंटिटी में आपकी कंफ्यूजन हो सकता है, आपकी जो थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो खराब हो सकती है।
तो जो पहला कमरा था, जो पहला भाव है, वो इन सब चीज़ों को दर्शाता है। ये भाव अगर एक लाइन में मैं इसको बोलना चाहूँ, तो ये आपका खुद का भाव है, सेल्फ का भाव है ये। खुद को, इंसान को अगर खुद को जज करना है तो फर्स्ट हाउस को देखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। सेकंड हाउस जो है, बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस है ये। संचित जो धन है, उसका हाउस है ये। आपकी फैमिली का, खानदान का, आपके कुटुंब का हाउस है ये। आपके एथिक्स कैसे रहेंगे? आपकी बोल-बानी कैसी रहेगी? ये भी यही हाउस दिखाएगा। खान-पान का हाउस भी यही है। आपकी फूड हैबिट्स सेकंड हाउस रिवील करेगा। स्पीच की क्वालिटी, कि आप प्यार से बात करते हैं कि हार्श वर्ड्स का यूज़ करके बात करते हैं, उसका भी यही हाउस है। ये हाउस आपके एक्सटेंडेड फैमिली का है बेसिकली, पूरे खानदान का है। आपके दूर के जो ताया जी, चाचा जी, मामा जी, सब आपके कज़िन्स, अंकल्स, आंटीज़, ये सब इसी हाउस में आते हैं। फैमिली का है तो एथिक्स एंड अपब्रिंगिंग भी इसी हाउस में आती है, कल्चरल वैल्यूज़ इसी हाउस में आती हैं। और अगर एक लाइन में मैं, एक वर्ड में इस हाउस को डिफाइन करना चाहूँ तो ये सस्टेनेंस का भाव है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस है करेज का, इनिशिएटिव का, सेल्फ एफर्ट्स का। आपके छोटे भाई-बहन का। यहाँ पे मैं कज़िन्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं आपके सगे जो छोटे भाई-बहन हैं, उनको इंक्लूड किया गया है इस हाउस में। अब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इस मॉडर्न वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट करती हैं, जो कि जब ऋषि मुनियों ने बृहत्पराशर होरा शास्त्र जब लिखा, तब वो चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, जैसे है सोशल मीडिया। तो हमने काफ़ी चीज़ों को इन हाउसेस के अंदर इंक्लूड किया है, मॉडर्न जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने इंक्लूड किया है काफ़ी चीज़ों को। तो उसमें एक सोशल मीडिया आ गया, डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन आ गया, मार्केटिंग आ गया, ये सब थर्ड हाउस से दिखाया जाता है, दिखता है। शॉर्ट ट्रैवल्स का भी है ये हाउस, छोटी यात्राएँ, छोटी दूरी की यात्राएँ। तो ये हाउस आपका, आप लिखते कैसे हो? आपका लिखने का स्टाइल क्या है? बोलने का स्टाइल क्या है? आप कितना बढ़िया शब्दों को पिरो सकते हो, राइटिंग स्किल्स, वो भी इसी हाउस से हम देखते हैं। इसके बाद आ गया हमारा फोर्थ हाउस। सुख का भाव है ये, इमोशंस का भाव है ये, आपकी इमीडिएट फैमिली का भाव है ये। आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपका स्पाउस। स्पाउस एग्ज़ैक्टली 7th हाउस से देखते हैं हम, बट जो घर है बेसिकली, घर के अंदर जो लोग हैं, घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब इस हाउस से हम देखते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी इंसान की, इस हाउस से देखा जाता है।
मदर को भी हम इसी हाउस से देखते हैं। मदर की जो नेचर होती है वो नर्चरिंग नेचर की होती है माँ। तो 4th हाउस जो है माँ के लिए भी है। इसी हाउस से हम प्रॉपर्टी, व्हीकल्स और लाइफ में जो सुख सुविधा है, लग्ज़री है, उसको भी देखते हैं। घर के अंदर सुख शांति कैसी रहेगी, वो इस हाउस से देखी जाएगी। अगर यहाँ पे मेलेफिक्स बैठे हैं, तो घर के अंदर सुख शांति पे इफ़ेक्ट आता है। इमोशंस, इमोशनल सिक्योरिटी, ये सब प्रभावित होती है। आप अपने नेटिव प्लेस पे, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आपका जो घर है बेसिकली, वहाँ पर आप रहेंगे, वहाँ पर काम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो 4th हाउस से ही पता चलता है। किसी का अगर 4th हाउस अफ़्लिक्शन में है, प्रॉब्लम में है, मेलेफिक्स वहाँ पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो इंसान को अपना घर छोड़कर कहीं और सेटल होना पड़ता है। बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है ये। वैसे तो सारे हाउसेज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ़ का कोई भी एरिया ऑफ लाइफ़ जो है वो अफ़ेक्टेड हो तो इंसान खुश नहीं रह पाता। इसके बाद है 5th हाउस। 5th हाउस जो है उत्पत्ति का भाव है, क्रिएशन का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है। आपसे जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, आपसे जो चीज़ें निकली हैं, उसका भाव है 5th हाउस। तो आपकी इंटेलिजेंस, वो भी आपसे ही निकली है, आपकी क्रिएटिविटी, वो भी आपसे निकली है। आपके बच्चे, वो भी आपसे ही निकले हैं, आपके कारण ही उनको जन्म मिला है। वो 5th हाउस है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, पूर्व पुण्य कर्म, पिछले जन्म के जो आपने पुण्य अर्जित किया है, वो 5th हाउस से देखा जाता है। अगर ये हाउस बेनिफिक प्लैनेट्स के प्रभाव में है, तो आप अच्छा पुण्य कमा कर लाए हैं पिछले जन्म से। और अगर बुरे मेलेफिक्स का प्रभाव है इस हाउस के ऊपर, तो जो आप पिछले जन्म से पुण्य अर्जित करके लाए हैं, वो ज़्यादा नहीं है। पास्ट लाइफ मेरिट्स, वो है पूर्व पुण्य कर्म। और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस लाइफ की जो आपकी डेस्टिनी है, उसमें। ये हाउस जो है स्पेक्युलेशन का भाव भी है। तो अगर किसी का ये अच्छा है भाव, ये अच्छे प्लैनेट से प्रभावित है, तो वो स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमाता है इंसान, एंड वाइस वर्सा। तो ओवरऑल ये अगर एक वर्ड में, एक सेंटेंस में मैं इस हाउस को बोलना चाहूँ, तो ये उत्पत्ति का भाव है, इंटेलिजेंस एजुकेशन का भाव है, बच्चों का भाव है आपके। इसके बाद आता है हमारा 6th हाउस, जो 6th हाउस है, वो आपके षड-रिपु का भाव है। अंदर के 6 दुश्मन, जो इंसान को अंधा बना देते हैं। षड मतलब 6, रिपु मतलब दुश्मन, आपके एनिमीज़। तो इसमें वही षड-रिपु 6 आ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ,
मोह, मद और मत्सर्य। डिजायर, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, प्राइड एंड जेलसी। ये हाउस जो है ना वो बैटलफील्ड है आपकी लाइफ का। लड़ाई किस प्रॉब्लम से आप पूरी उम्र जूझेंगे, वो सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। नेगेटिव हाउस भी इसको हम कह सकते हैं। ये हाउस है रोग, ऋण और शत्रु का। डिजीजेस, डेट्स एंड एनिमीज। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, सिक्स्थ हाउस को देखना बहुत जरूरी है। लीगल ट्रबल्स आएंगे, शत्रुता लोगों से होगी कि नहीं होगी, वो सिक्स्थ हाउस से देखा जाएगा। कर्ज जो है वो आपके सिर पे रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सिक्स्थ हाउस से देखा जाएगा। तो ये हाउस जो बीमारी, हेल्थ में जो चैलेंजेस है, क्रॉनिक डिजीजेस हैं, इनको दर्शाता है। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, इनको दर्शाता है। ये तो थी सब नेगेटिव चीजें इस हाउस से जो रिलेटेड है। कुछ पॉजिटिव चीजें भी इस हाउस से रिलेटेड है। ये हाउस है रूटीन का, दिनचर्या का। ये हाउस है कंपटीशन का। अगर आपको कोई 21-22 साल का बच्चा आकर अपने बारे में पूछ रहा है कि मेरा ये सरकारी एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, मैं इस कंपटीशन में बैठ रहा हूँ, मुझे ये जानना है कि ये कंपटीशन मैं क्लियर करूंगा कि नहीं करूंगा, वो सिक्स्थ हाउस से हम देखेंगे। अगर किसी का सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग है तो कम मेहनत में भी वो इंसान कंपटीशन क्लियर कर लेगा। किसी का ये हाउस स्ट्रांग है तो वो इंसान जॉब अच्छी कर सकता है, क्योंकि रूटीन का भाव है। जॉब में उसको ग्रोथ मिलेगी। ये रोग, ऋण, शत्रु का हाउस है, तो लीगल कंसल्टेंट, शत्रुता जो शत्रुता से लड़ने में काम आते हैं जो लोग, लीगल कंसल्टेंट, वकील, उसका बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। डिजीजेस से लड़ने वाले लोग यानी कि डॉक्टर्स, वो इंसान डॉक्टर बन सकता है जिसका सिक्स्थ हाउस अच्छा है। डेट्स, तो वो फाइनेंसर का काम भी कर सकता है इंसान। तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है ये भी, आपका बैटलफील्ड है आपकी लाइफ का। इसके बाद आता है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस है आपकी पार्टनरशिप्स का। अगर एक ही वर्ड में मैं इस हाउस को बताने की कोशिश करूं तो वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है और लाइफ पार्टनरशिप भी हो सकती है। ये घर दर्शाएगा आपकी मैरिज को, आपके स्पाउस को। आपका स्पाउस कैसा होगा उसको। सेवेंथ हाउस जो है वो फर्स्ट हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो अगर फर्स्ट हाउस सेल्फ का है तो सेवेंथ बाहरी दुनिया और आपके स्पाउस का हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट बैठते हैं ये। बिजनेस का जो सक्सेस है वो इस हाउस से जज किया जाता है।
फॉरेन का रेजिडेंस, फॉरेन में आप सेटल होंगे कि नहीं होंगे, वो भी इस हाउस को हमें देखना पड़ता है, इस हाउस को जज करना पड़ता है। क्योंकि ये हाउस 4 हाउस आगे है 4th हाउस से। 4th हाउस था आपका, आपके घर का, सुख-सुविधा का, आपके नेटिव प्लेस का। बेसिकली ये 7th हाउस दिखाएगा होम अवे फ्रॉम होम। आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, वो 7th हाउस आपको बताएगा। शादी में प्रॉब्लम आनी है, शादी कब होनी है, शादी टूटनी है कि बचेगी, 7th हाउस को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी होगा। इसके बाद आ गया 8th हाउस। सिंगल वर्ड में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो वो है ट्रांसफॉर्मेशन का भाव। बट पेन और सफरिंग के बाद, तो पेन एंड सफरिंग के बाद जो इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है, वो है 8th हाउस। सडन इवेंट्स का हाउस, एकदम से जो इवेंट्स अकर कर जाएं, उनका हाउस। तो एक इंसान तो लाइफ में सिक्योरिटी चाहता है, सडन इवेंट्स तो नहीं चाहता। तो ये बुरा भाव है, नॉट गुड। हालांकि ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड हाउस है, बट फिर भी ये नेगेटिव हाउस की श्रेणी में ही आता है। क्योंकि ऐसे इवेंट्स होने की संभावना होती है जो लाइफ चेंजिंग हो, और पेन एंड सफरिंग का तो है ही है, तो इवेंट्स कहीं ना कहीं पेन एंड सफरिंग से रिलेटेड हो गए। पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करें इस हाउस से जो रिलेटेड हैं, वो हैं ओकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, लाल किताब, टैरो रीडिंग, दुनिया की कोई भी ओकल्ट साइंस, 8th हाउस उसको डिपिक्ट करता है। क्योंकि ये हिडन चीजों का भाव है, डीप रिसर्च का भाव है। बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्जिविटी, प्राइमरी हाउस ऑफ लॉन्जिविटी, इंसान की उम्र कितनी रहेगी, कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, वो 8th हाउस से बताई जाती है। क्योंकि सडन इवेंट्स होने के चांसेस है ना, तो लॉन्जिविटी इफेक्ट हो सकती है सडन इवेंट से। बुरी चीजें जैसे कि एक्सीडेंट्स होना, सडन इवेंट। ये हाउस जो है, अगर एक और चीज हम पॉजिटिव इसमें से निकालें, तो वो है अनअर्न्ड मनी का, अनअर्न्ड इनकम का, ऐसा पैसा जो आपने खुद नहीं कमाया है। लॉटरी, किसी लड़के की शादी ऐसी लड़की से हो जाए जो अकेली संतान हो अपने माँ बाप की, तो जो फादर इन लॉ ने अर्जित किया सारी उम्र, वो आपके घर ही आएगा। तो अनअर्न्ड इनकम का भी ये हाउस है, इनहेरिटेंस का भी ये हाउस है। किसी की जो वसीयत थी उसमें आपका नाम पे कुछ एसेट्स किए गए, इनहेरिटेंस।
छुपी हुई धन दौलत, वो इस हाउस से हम देखते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है फॉर एस्ट्रोलॉजर्स, ऑकल्ट प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। और वैसे भी इंसान की लाइफ में जो पेन एंड सफरिंग है और उसके बाद की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इस हाउस से ही जज की जाती है। बट ओवरऑल नेगेटिव हाउस की श्रेणी में ही आता है। इसके बाद आ गया नाइन्थ हाउस, वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस ऑफ द एंटायर बर्थ चार्ट। ये हाउस है आपके भाग्य का। इस जन्म में जो आप भाग्य लेकर आए हैं, इस जन्म में आपका भाग्य कैसा रहेगा, वो नाइन्थ हाउस बताएगा। धर्म का भाव है ये। तो गुरु की गाइडेंस, फादर की गाइडेंस, धर्म के अकॉर्डिंग चलना, एथिक्स के अकॉर्डिंग चलना, जो आपके फादर ने, आपके गुरु ने आपको सिखाए हैं, वो नाइन्थ हाउस से देखे जाते हैं। आपका मॉरल कंपस कैसा रहेगा, वो नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। ये भाव आपके पितरों का भाव भी है, आपकी एंसेस्ट्रल लीनिएज का भाव है। तो आपके पितरों ने आपको कितना ब्लेस किया है, वो नाइन्थ हाउस से पता चलता है। अगर नाइन्थ हाउस ठीक अवस्था में नहीं है, मेलेफिक्स अपना प्रभाव वहां पर डाल रहे हैं, तो फादर से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, या फादर को इश्यूज रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि भाग्य साथ नहीं देता। ज्यादा मेहनत करके कम रिजल्ट मिलेगा। और वहीं किसी का अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है ये हाउस, तो कम मेहनत में भी ज्यादा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। पितरों से ब्लेसिंग मिल रही है, एंसेस्टर्स से आपको ब्लेसिंग मिल रही है, वो नाइन्थ हाउस बताएगा। ये थर्ड हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट हाउस है। थर्ड हाउस था करेज, इनिशिएटिव, सेल्फ एफर्ट्स का, और ये हाउस है भाग्य का। वहां पे आपको सेल्फ एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं बहुत ज्यादा थर्ड हाउस में। और नाइन्थ हाउस में आपको एफर्ट्स ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे। वो थर्ड हाउस था शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का, छोटी मोटी यात्राएं का। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है। हायर एजुकेशन, ये भी इसी हाउस से देखी जाती है। तो पितृदोष भी इसी हाउस से रिलेटेड है, धर्म इससे रिलेटेड है, आपके पिता, आपके गुरु, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके भाग्य का हाउस है ये। फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। इसके बाद आ गया आपका करियर का हाउस, कर्म क्षेत्र। आप क्या करियर बनाएंगे, रिगार्डलेस जॉब और बिजनेस, किस एरिया में आप करियर बनाएंगे, प्रोफेशनली आप कितने सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे।
सोसाइटी में आपका स्टेटस कैसा रहेगा, रेपुटेशन कैसी रहेगी, कितनी अथॉरिटी मिलेगी आपको, सरकार से जुड़े काम क्या आप करेंगे कि नहीं करेंगे, नेचर ऑफ जॉब कैसी रहेगी। अगर मंगल जैसा प्लैनेट 10th हाउस में है तो आर्मी या पुलिस की जॉब इंसान की लग सकती है। सूर्य 10वें घर में हो तो इंसान एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रहता है, लीडरशिप वाले रोल में रहता है। जुपिटर होगा तो इंसान कंसल्टेंसी, टीचिंग, गाइडेंस ऐसे रोल्स में रहेगा। तो ओवरऑल ये हाउस जो है आपका कर्म क्षेत्र है। क्या काम आप सारी उम्र करेंगे, किस एरिया में करेंगे, कितनी रेपुटेशन कमाएंगे, क्या स्टेटस रहेगा, सरकार के साथ रहकर करेंगे कि नहीं। तो ये हाउस इन सब चीजों का है। जो 11वां हाउस है वो कर्म क्षेत्र से अगला हाउस है, वो है गेन्स का, फुलफिलमेंट का, डिजायर्स का। ये हाउस आपके नेटवर्क का भी है, सोशल नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल। बड़े भाई बहन वो इस हाउस से देखे जाते हैं। आपकी लाइफ में होप्स क्या हैं, विशेस क्या हैं, डिजायर्स क्या हैं, वो 11th हाउस से हम देखेंगे। इनकम का भाव है, कहाँ से प्रॉफिट होना है आपको। दूसरा भाव जो संचित धर्म है और 11वां भाव जो कि इनकम का है, गेन्स का है, अगर ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में आए तो धन योग बनता है इंसान का। इनकम कमाएगा और वो संचित धर्म में ऐड होती जाएगी, संचित धन में जो आपने पैसा कमाया है वो जुड़ता जाएगा। रावण चाहता था कि मेघनाथ के एक हाउस में सभी प्लैनेट्स आ जाएं और उसने प्लैनेट्स को बंदी भी बना लिया था। सिर्फ शनि देव जो हैं उन्होंने बात नहीं मानी। वो जो हाउस था जिसमें वो सब प्लैनेट्स को चाहता था कि वो आए मेघनाथ के जन्म के समय पर, वो था 11th हाउस। क्योंकि ये डिजायर्स का हाउस है, डिजायर्स की फुलफिलमेंट का हाउस है। जो वो चीज चाहता मेघनाथ वो उसे मिले, वो प्लैनेट्स उसे दें, इसलिए 11th हाउस में वो सारे प्लैनेट्स को लाना चाहता था। ठीक है। अब लास्ट हाउस आ गया 12वां हाउस। ये जो हाउस है ये लिबरेशन का है, लॉस का है, आइसोलेशन का है। इसको हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है अलग होना, सेपरेट होना। तो इंसान अलग कब होता है अपनी फैमिली से? या तो हॉस्पिटल में एडमिट हो, जेल में बंद हो, घर से दूर कहीं फॉरेन कंट्री चला गया हो, तो इंसान आइसोलेशन में आता है। तो ये तीनों चीजें, चारों चीजें, फॉरेन, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में एडमिट होना बेसिकली, जेल जाना, या अलग रहना अपने घर से, अपने घर से दूर रहना, घर वालों से कटा कटा रहना,
वो 12वां हाउस दिखाता है, आइसोलेशन दिखाता है। नेगेटिव चीज़ ही है ये इस हाउस से रिलेटेड। दूसरी नेगेटिव चीज़ जो इस हाउस से रिलेटेड है वो है एक्सपेंडिचर, खर्चा या लॉस कह लीजिए। तो किन चीज़ों का लॉस 12वें घर में आएगा? किन चीज़ों से रिलेटेड इंसान खर्च करेगा? जो उसने 11वें घर में कमाया है, वो 12वें घर उसको ले रहा है वापस। वो कमाई थी, तो ये खर्चा है। अगर पॉजिटिव सेंस में देखें इस हाउस को, तो ये मोक्ष का घर भी है, योग का घर भी है, हिडन टैलेंट्स का भी घर है। ऐसी स्ट्रेंथ्स जो आपके अंदर कहीं न कहीं हैं, आप भी उनको नहीं पहचानते। स्पिरिचुअलिटी का घर है ये। अगर लाइफ पूरी एक जर्नी है ना, तो लाइफ का लास्ट पड़ाव है ये। तो 2 चीज़ें इससे नेगेटिव रिलेटेड हैं और एक चीज़ इससे पॉजिटिव रिलेटेड है। नेगेटिव है आइसोलेशन एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, और जो पॉजिटिव चीज़ है वो है स्पिरिचुअलिटी एंड मोक्ष। और जो चीज़ें इस हाउस से रिलेटेड हैं वो हैं बेड रिलेटेड प्लेजर्स। उसमें आपकी इंटिमेसी आपके पार्टनर के साथ और आपका जो स्लीप है, ये दोनों आते हैं। तो अगर स्लीप खराब है, तो इंसान को इश्यूज़ हो सकते हैं, मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, एंग्ज़ायटी रह सकती है। और अगर इंटिमेसी में प्रॉब्लम है, तो शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर शादी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो 12th हाउस को 7th के साथ देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर मेंटल पीस, एंग्ज़ायटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो 4th हाउस को, 12th हाउस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल ये हाउस नेगेटिव ही है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए फॉरेन से रिलेटेड कि इंसान फॉरेन जाएगा कि नहीं जाएगा, उसने अप्लाई किया हुआ है कनाडा का वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का, यूएस का, जहाँ का भी उसका मन हो, तो 4th हाउस और 12th हाउस को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी पूरी गाथा 12 हाउसेस की। कैसे हर एरिया ऑफ लाइफ इन हाउसेस के अंदर समाया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हाउसेस बने हुए हैं। इस तो जो फर्स्ट हाउस था ये था सेल्फ का। इंसान ने जन्म लिया, उसका एंट्री पॉइंट है ये फर्स्ट हाउस। फैमिली में गया और सस्टेनेंस, उसने अपनी फैमिली को देखा, फैमिली के बीच में गया और उसको खाना यहाँ पे मिला। सेकंड हाउस, जो इंसान सेकंड चीज़ जो अपनी लाइफ में करता है, वो खाना-पीना शुरू करता है, फैमिली के बीच में। थर्ड हाउस है कम्युनिकेशन का।
तो बोलना, लिखना, ये सब थर्ड हाउस में आ गया। फोर्थ हाउस है उसका घर, होम, कंफर्ट्स, ये कैसे रहेंगे, ये फोर्थ हाउस से आएगा। फिर उसने पढ़ाई शुरू की, एजुकेशन, फिर नौकरी लगी, लाइफ में जो बैटल्स थी वो शुरू हुई उसकी। फिर शादी हुई, रिलेशनशिप में आया, तो ये रिलेशनशिप्स का हो गया। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, ट्रांसफॉर्म हुआ, लाइफ में कुछ ऐसे काम हुए जो पेन एंड सफरिंग दी जिसने उसे, और उसने ट्रांसफॉर्मेशन की, चेंज आया उसकी लाइफ में। ये जो था हाउस, ये था भाग्य का, हायर नॉलेज का। यहाँ पर उसने वो हायर नॉलेज ली, लाइफ को लीड कैसे करना है, अपने एथिक्स बनाए उसने लाइफ को लीड करने के। ये था करियर का, करियर कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, ये उसका टेंथ हाउस था। 11वें में कर्म की वजह से जो उसको इनकम हुई, जो सोशल सर्कल बना, वो 11th हाउस था। और 12वां घर जो था वो मोक्ष का था। तो ये पूरी यात्रा है जीवन की, जो इंसान कवर करता है। ये हाउसेस उसकी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। हर हाउस में कोई लाइफ का हर एस्पेक्ट जो है हमने कवर किया है। कोई करियर का है, कोई वेल्थ का है, कोई एजुकेशन का है। तो कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो, वो हमने हाउसेस से पहचानना है कि कौन से हाउस में कौन सा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बैठा है। अब इन हाउसेस में प्लैनेट्स अपना अपने एनर्जी डालेंगे, अपने गुण और अपने धर्म के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे वो। तब तक के लिए जय श्री राम।